हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं बायोलॉजी का सिक्स लेसन अपना वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सेप इन प्लांट। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण कि पादपों के अंदर जल का अवशोषण किस प्रकार किया जाता है और रसारोहण है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग कि जो जल का मार्ग क्या होता है, जल अवशोषण किसे कहते हैं, किस प्रकार के जल पाए जाते हैं, इनकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है अपना रनवे वाटर या अपवाहित जल। तेज वर्षा होने पर जो पानी बहकर तालाब, पोखर व समुद्र में चला जाता है उसे अपवाहित जल कहते हैं। यानी जैसे ही बारिश तेज होती है या वर्षा तेज होती है, तेज वर्षा होने के ऊपर क्या होता है कि जो जल है वो जमीन से बह करके समुद्र के अंदर चला जाता है या तालाबों में चला जाता है। उस बहते हुए जल को अपन अपवाहित जल कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अपना सॉइल वाटर या मृदा जल कि मृदा जल किसे कहते हैं। वर्षा का जो जल प्राय हल्की वर्षा का अधिकांश जल मृदा में अवशोषित हो जाता है उसे मृदा जल कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि बारिश है वो हल्की होती है। अब हल्की बारिश का जल जैसे ही बारिश होती रहती है वैसे वैसे भूमि के अंदर समाहित हो जाता है और उसी जल को अपन मृदा जल कहते हैं। मृदा जल कई प्रकार का होता है, जैसे केशिकीय जल, गुरुत्व जल एवं आर्द्रताग्राही जल। अब ये जल के विभिन्न प्रकार हो गए। इन जल के विभिन्न प्रकारों में से केशिका जल ही पादपों के लिए सुगमता से उपलब्ध होता है। अब जो ये जल के प्रकार है, इन जल के प्रकारों के अंदर से क्या है कि जो केशिका जल होता है वो भूमि के अंदर जो मृदा होती है, मृदा के अंदर रिक्त स्थान पाए जाते हैं। उन रिक्त स्थानों के अंदर वह जल है वो समाहित रहता है। उस जल को जो पादप के मूल रोम है वो मूल रोम के द्वारा यह जल पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सेकंड पॉइंट है अपना जल धारण क्षमता कि जल धारण क्षमता किसे कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाली जल संग्रह करने की क्षमता को मृदा की जल धारण क्षमता या भूमि क्षमता कहते हैं। अब मृदा के अंदर कुछ क्षमता पाई जाती है जो जल को क्या करती है, संग्रह करने का कार्य करती है। तो किसी भी मृदा के अंदर जो जल का संग्रह करने की क्षमता है उसे अपन मृदा की जल धारण क्षमता या भूमि क्षमता कहते हैं। टेरिडोफाइट अनावर्तबीजी आवर्तबीजी वर्ग के पौधों में जल अवशोषण का कार्य जड़ों द्वारा किया जाता है। अब टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनके अंदर जड़ें पाई जाती है, जबकि एल्के एंड ब्रायोफाइटा इनके अंदर जड़ें नहीं पाई जाती है, मूलाभास पाए जाते हैं। मूल के दो प्रमुख भाग या क्षेत्र होते हैं। जो जड़ होती है उसके प्रमुख रूप से दो भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 पे तरुण क्षेत्र और सेकंड नंबर पे परिपक्वन क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन तरुण क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए पहले इसके अंदर मूल का तरुण क्षेत्र ही जल अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से संपादित करता है। तरुण क्षेत्र यानी जिसके अंदर वृद्धि होती हुई रहती है वो क्षेत्र ही क्या करता है, जल अवशोषण का कार्य करता है। मूल के परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं काष्ठाभवन व सुबेरीनीकरण के कारण जल के लिए अपारगम्य होती है। और जो मूल का परिपक्वन क्षेत्र होता है उस क्षेत्र की कोशिकाएं काष्ठाभवन यानी उनके अंदर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। मूल के तरुण क्षेत्र को मुख्य रूप से 5 भागों में विभेदित किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर पे मूल गोप, सेकंड पे मूल शीर्ष, धैर्य वर्धी क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र एवं परिपक्वन क्षेत्र। इस प्रकार से मूल को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। अब 5 भागों में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले अपना रूट केप या कैलिप्ट्रा या मूल गोप क्षेत्र।
पादप मूल के अग्र सिरे पर मूल गोप नामक रचना पाई जाती है, जो छोटी, पतले तथा टोपी के आकार की होती है। शीर्ष पर स्थित कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। यह क्षेत्र जल तथा विलय के प्रति अपारगम्य होता है। यहाँ एक विभजोतक कैल्प्ट्रोजन पाया जाता है। यानी जो मूल होती है, मूल के सबसे शीर्ष भाग के ऊपर मूल गोप क्षेत्र पाया जाता है, जो एक टोपी नुमा संरचना होती है। अब इसकी कोशिकाएं होती है, उनके अंदर विभाजनशील होती है, विभजोतक पाया जाता है और उसका अपन कैल्प्ट्रोजन भी कहते हैं। यह जल तथा अन्य विलेय पदार्थों के लिए क्या होगा, अपारगम्य होता है। सेकंड नंबर पे आता है रूट अपेक्स या मूल शीर्ष। कि मूल शीर्ष किसे कहते हैं, मूल शीर्ष। यह मूल गोप के पीछे स्थित निरंतर विभाजनशील क्षेत्र होता है, अतः इसे विभजोतक क्षेत्र भी कहते हैं। इस भाग द्वारा विलय का अवशोषण सबसे अधिक तेजी से होता है। मूल की वृद्धि इसी क्षेत्र द्वारा होती है। अब जो मूल शीर्ष है वो मूल गोप के पीछे का भाग होता है, जो निरंतर विभाजनशील, यानी इसकी कोशिकाएं हैं वो अत्यधिक विभाजनशील होते हैं, जिसके कारण यह निरंतर वृद्धि करता रहता है। और विभाजनशील कोशिकाएं होने के कारण इसे अपन विभजोतक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा विलय का अवशोषण सबसे अधिक तेजी से किया जाता है। थर्ड नंबर पे अपना रीजन ऑफ इलोंगेशन या द्विदैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी लगातार इसके अंदर वृद्धि रहती है। देखिए, विभजोतक क्षेत्र के ठीक पीछे स्थित भाग होता है, जिसमें कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती है, अतः इसे दीर्घीकरण क्षेत्र भी कहते हैं। इस भाग द्वारा जल का अवशोषण बहुत धीमी गति से होता है। और जो इलोंगेशन क्षेत्र है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो हमेशा लंबाई के अंदर वृद्धि करती है। लंबाई के अंदर वृद्धि करती है, इसलिए इस क्षेत्र को अपन दीर्घीकरण क्षेत्र भी कहते हैं। इस भाग के द्वारा जो जल का अवशोषण है वो अत्यंत धीमी गति से होता है। फोर्थ आता है अपना रूट हेयर रीजन, मूल रोम क्षेत्र। यह क्षेत्र दीर्घीकरण के पीछे स्थित होता है। इस क्षेत्र से सर्वाधिक जल अवशोषण होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अतिवृद्धि द्वारा मूल रोम का निर्माण कर लेती है, अतः इस क्षेत्र को मूल रोम क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को जल अवशोषण क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, मूल रोम क्षेत्र है या रूट हेयर रीजन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मूल होती है वो अतिवृद्धि करके मूल रोम का निर्माण करती है। जो मूल रोम है वो भूमि से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो इस भाग के द्वारा सबसे अधिक जल अवशोषण का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे जल अवशोषण क्षेत्र भी कहते हैं। और यह दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे की ओर स्थित होता है। अब देखिए, अपना लास्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में काष्ठाभवन व सुबेरिनीकरण हो जाता है। मूल के इस परिपक्व भाग द्वारा जल अवशोषण का कार्य कम किया जाता है। अब जो परिपक्वन क्षेत्र है उसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, काष्ठीभवन और सुबेरिनीकरण यानी सुबेरिन और लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण यह जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। इस प्रकार से मूल के 5 क्षेत्र होते हैं। सबसे फर्स्ट है मूल गोप क्षेत्र, जो सबसे शीर्ष भाग के ऊपर पाया जाता है। उससे नीचे मूल शीर्ष होता है, उसके पीछे इलोंगेशन क्षेत्र होता है, उससे पीछे है रूट हेयर रीजन है, और लास्ट में आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कल के वीडियो के अंदर अपन करेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि।